आरू का चेहरा बेहद सीरियस था। उसने राम को खुद से दूर किया, फिर बोली, तुम दोनों मेरे साथ आओ। अबीर ने राम की तरफ देखा तो राम ने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर अबीर का हाथ पकड़ आरू के पीछे चल पड़ा। आरू एक रूम में आ गई, राम और अबीर भी वही आ गए। आरू ने डोर को लॉक किया, फिर उन दोनों की तरफ पलटी। वो अभी भी बिल्कुल शांत थी। यही शांति राम को खटक रही थी। वो मन ही मन बोला, ये इतनी शांत कैसे है, कहीं ये तूफान के आने से पहले की शांति तो नहीं। आरू बड़ी शांति से बेड के पास आई, फिर उसने एकदम से झुककर अचानक से एक डंडा निकाल लिया और राम को एक डंडा मार दिया। राम और अबीर पास पास खड़े थे। जैसे ही राम को डंडा मारा, अबीर के भी वही डंडा जोर से पड़ा। राम तो बेचारा संभल भी नहीं पाया, उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। राम एकदम से चीख पड़ा, हे भगवान, मार डाला रे। अभी मरा कहाँ है, मरेगा तो अब, अबे तेरी तो। आरू बोलते हुए फिर से राम और अबीर की तरफ डंडा लेकर बढ़ी। तब तक राम और अबीर भागने लगे। पूरे रूम में वो तीनों भगदौड़ी मचाने लगे। इसी बीच राम और अबीर दोनों को काफी डंडे पड़ चुके थे। तभी राम एकदम से चीख कर बोला, बस कर यार, क्यों मार रही है। आरू एकदम से राम की तरफ डंडा फेंकते हुए बोली, अबे सुअर, तुझे कीचड़ में डूब के मर जाना चाहिए, कंजर कहीं का। तुम दोनों के दोनों इतने बड़े वाले नालायक हो। अबे गधों, वो खुजली की गोली लाने को बोला तो भान की गोली ले आए और उस भान को मुझे ही पिला दिया। रोक नहीं सकते था मुझे। आखिरी लाइन आरू हल्की तेज आवाज में बोली। तभी राम बोला, रोका था तुझे पर तू मानी ही नहीं और कोई कांड भी नहीं हुआ। आदि को भी नहीं पता चला कि हमने उसके लिए खुजली वाली ड्रिंक प्लान की थी, बल्कि उसे तो हमने ये बोला कि तूने पानी समझ के वोडका पी लिया। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया जो तू इतना मार रही है हमें। अबीर भी अपनी कमर को सहलाते हुए बोला, हाँ आरू, आखिर क्या हो गया। आदि को तो कुछ पता भी नहीं है और तुमने भी कोई सीन क्रिएट नहीं किया, तो क्यों मार रही हो। यार, मुझे आज तक किसी ने नहीं मारा, पर तुमने तो मुझे कपड़ा समझ के धो डाला। आरू चुप थी। तभी राम चिढ़कर बोला, अब कुछ बोलेगी भी। अबे तुम्हारी दोनों की ऐसी की तैसी, तुम दोनों गधे कहीं के, कैसे वाहियात बहाने मारे तुम दोनों ने। मिस्टर हबी को सब पता है, समझे तुम दोनों ने। और तुम न दोनों देखना, इसी जिंदगी में, हाँ इसी जिंदगी में अंधे होकर भीख मांगोगे तुम दोनों, और तुम्हें कोई भीख भी नहीं देगा। कीड़े पड़ेगे तुम दोनों में, कीड़े। तड़प तड़प के मरोगे। दुनिया जहान की तुम्हें बीमारियां लगेंगी, बचोगे नहीं तुम। आखिरी लाइन आरू ने जोर से चीख कर बोली। अबीर और राम मुंह फाड़े आरू को देख रहे थे। आरू एकदम से दोनों के सर पकड़ के आपस में मारते हुए बोली, चुप क्यों खड़े हो तुम दोनों, मुंह में मूंग भरी है क्या। तभी राम एकदम से बोला, यार तू पागल हो गई है, तुझे पता भी है तूने क्या बोला है। हाँ पता है, लेकिन तुम दोनों की वजह, एक्चुअली दोनों नहीं राम, तेरी वजह से जो कांड हुआ है ना, क्या बताऊं। अबे मैंने ही कल रात बता दिया मिस्टर हबी को कि मैंने उसके लिए खुजली वाली ड्रिंक प्लान की थी, और तो और अब मुझे सरदर्द भी हो रहा है। आरू के इतना बोलते ही राम घबरा कर बोला, तू ठीक तो है, सरदर्द हो रहा है तो रेस्ट करती दवाई ली तूने। राम बोल रहा होता है तभी आरू उसे टोकते हुए बोली, अरे ले ली दवाई, सुबह सुबह ही मिस्टर हबी ने दवाई खिला दी और मैंने खा भी ली। राम अपनी एक आईब्रो को उठाकर बोला, सच में। तभी आरू झट से बोली, हाँ सच में, वैसे भी दवाई नहीं फेंकनी चाहिए। और तुम बात मत पलटो अब, या तो तुम दोनों आज पूरे दिन मेरी हर एक बात मानोगे, या फिर तैयार रहो अपनी हालात की जिम्मेदारी उठाने की। राम और अबीर एक साथ बोले, हम मानेंगे न तुम्हारी बात। वेरी गुड बॉयज, अब सबसे पहले तो तुम दोनों को ज्यादा से ज्यादा मिस्टर हबी को बिजी रखना है, जिससे वो मेरे पास आके अपनी क्वेश्चन बैंक न खोले, समझे। दोनों दोनों ने हाँ में अपना सर हिलाया। फिर अबीर बोला, यार तुम अपना वो कीड़े वाला श्राप वापस ले लो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और तुमने मुझे अंधा कर दिया। 3 दिन बाद मुझे मेरा ऑफिस भी ज्वाइन करना है। तुम्हारी शक्ल देखकर कोई लड़की तुम्हारे आसपास भी भटकेगी। इतना बोलकर आरू बाहर चली गई। अबीर को उसकी बात समझ ही नहीं आई, पर अचानक से जब उसे समझ आया तब तक आरू जा चुकी थी और राम अबीर को देखकर हंस रहा था। अबीर ने अजीब सा मुंह बनाया, फिर वो राम से बोला, जितने दांत दिखा रहा है ना, सब के सब आरू तोड़ देगी अगर आदि को बिजी नहीं रखा तो। इतना बोलकर वो भी बाहर चला गया। राम भी झट से उसके पीछे हो लिया। शाम करीब 4 बजे आरू नव के पास चौहान मेंशन चली गई, क्योंकि उसे बहन की रस्में भी तो निभानी थी। शादी एक मैरिज हॉल में होनी थी, जो कि राकेश जी का ही था। वहां की सजावट बेहद खूबसूरत तरीके से हुई थी। इस बार डेकोरेशन का जिम्मा आदि ने लिया था। तारांकन 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 तारांकन। अब बारी आती है सबके कपड़ों की। तो आज हमारे दूल्हे राजा ने ग्रीन कलर की शेरवानी के साथ रेड कलर का गमछा फॉर्म का कुछ गले में डाला हुआ था। मुंडा बड़ा ही क्यूट लग रहा था।
वही हमारी रूही ने आज ग्रीन कलर के लहंगे के साथ रेड दुपट्टा सर से पहन रखा था, हाथों में चूड़ा, दुल्हन वाली ज्वेलरी, हल्का सा मेकअप, ओवरऑल रूही बेहद खूबसूरत लग रही थी। अब बारी आती है हमारे आदित्य की, तो आज आदि ने ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक कोट, ब्लैक फॉर्मल पैंट पहनी थी। डॉट डॉट बाल एकदम सेट थे, हल्की सी बियर्ड और अपनी क्यूट सी डिंपल वाली स्माइल की वजह से आदि बड़ा ही डैशिंग लग रहा था। वही हमारी आरू ने पिंक कलर के लहंगे के साथ गोल्डन दुपट्टा कैरी किया था। बालों को उसने खुला ही छोड़ रखा था। गले में एक ग्रीन कलर का लॉन्ग नेकलेस पहना था, आंखों में काजल और होठ तो आरू के है ही सुर्ख लाल, तो उसे लिपस्टिक की भी जरूरत नहीं थी। आरू इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जो भी उसे देखे बस देखता ही रह जाए। अबीर ने व्हाइट शर्ट के साथ मेहरून ब्लेजर डाला था और ब्लू जीन्स कैरी की थी। वही राम ने भी व्हाइट टी शर्ट के साथ ग्रे एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन वाला ब्लेजर पहना था और डार्क ब्लू कलर की फॉर्मल पैंट। बारात हॉल की तरफ को रवाना हो गई। राम, आरू और करण तीनों ही बाराती बनकर पहले नव के साथ हॉल तक जाएंगे, फिर वहां जाकर बारात का स्वागत करेंगे। ऐसा पहले ही तय हुआ था, क्योंकि आरू नव की बहन भी थी, पर उसी के साथ साथ राठौर खानदान की बहू भी। इधर आदि, धैर्य और अबीर रूही के पास हॉल में थे, वे सभी तैयारियां देख रहे थे। नाचते नाचते बारात हॉल तक पहुंची। आरू बेधड़क नाच रही थी। राम और करण भी उसी में शामिल थे। आज करण के साथ नव्या भी आई थी, आफ्टर ऑल वो भी तो उस दिन मॉल में आरू की दोस्त बन गई थी। करण, नव्या, राम, आरू सभी ताबड़तोड़ डांस कर रहे थे, मस्त भांगड़ा बज रहा था। आरू, राम और करण को डांस करते अबीर और धैर्य भी खुद को रोक नहीं पाए और डांस करने चले आए। आरू बड़ी बेफिक्री से नाच रही थी, नाचती भी क्यों नहीं, आफ्टर ऑल उसके दादा की शादी जो थी। यार, हमने भी सोच के रखा है, जब हमारे दादा की शादी होगी तो हमारी पूरी टोली ऐसे ही डांस करेगी। जैसे ही अबीर और धैर्य डांस करने आए, आरू ने बैंड वाले भैया को कुछ इशारा किया। फिर जो ट्यून बजी, सब एकदम हैरान, पर आरू ने माइक अपने हाथ में लिया, फिर बोली, इस ट्यून पर सबको डांस करना ही पड़ेगा, स्पेशली लड़की के भाइयों को। आदि ने जैसे ही सुना, उसको 4040 वॉल्ट का झटका लगा, क्योंकि जो ट्यून थी वो नागिन ट्यून थी। राम और अबीर दोनों मिलके आदि को खींच लाए और अब हुआ नागिन डांस शुरू, मतलब जो शुरू हुआ तो अब क्या ही बताओ। राम ने अपने मुंह में हल्का सा रुमाल लगा के उसे हाथ में पकड़ रखा था और उसे ऐसे घुमा रहा था जैसे कि वो बीन हो। वही अबीर ने तो ठान लिया था कि वो नागमणि लेकर ही जाएगा नागिन ट्यून पर, जो उसके स्टेप्स थे। अब क्या ही बोलूं, आप सब खुद से इमेजिन कीजिए इस सिचुएशन को। और नव्या भी आरू के पास खड़ी हंसते हंसते अपना पेट पकड़े खड़ी थी, क्योंकि करण भी अभी किसी इच्छाधारी नाग से कम नहीं लग रहा था। जिस तरह से वो सब डांस कर रहे थे, कोई उन्हें देखकर कह ही नहीं सकता था कि वो सब इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन्स और ऑफिसर्स हैं। आरू ने वीडियो कैसेट वाले भैया को भी इशारा कर दिया और वो भैया भी ड्रोन के कंट्रोल से उन सबकी वीडियो बना रहे थे। घर के सभी बड़े लोग बेहद खुश नजर आ रहे थे, उनकी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। घोड़ी पर बैठा नव भी हंसे जा रहा था। आदि तो बेचारे उन सभी नाग नागिनों के बीच चंदन के पेड़ जैसा खड़ा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी आरू फिर से बोली, अबे बस करो नागिनों, अब क्या नागमणि लेकर ही जाओगे? इतना सुनना था कि सभी लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। फिर आरू आगे बोली, लड़की का एक भाई तो ऐसे ही खड़ा है, ऐसे कैसे काम चलेगा? आरू के इतना कहते ही आदि ने उसे घूर के देखा, लेकिन आरू पर तो कोई असर ही नहीं था, उसने अपना बोलना जारी रखा। लगता है ये नाग की कैटेगरी के नहीं है, फिर भी डांस तो करवाना ही पड़ेगा, इसलिए भैया लगाओ अपना वाला स्पेशल भांगड़ा। भांगड़ा बजना शुरू हुआ, आरू ने नव को भी घोड़ी से उतार लिया। नव और आदि दोनों को साथ में खड़ा किया और फिर शुरू हुआ भांगड़ा। नव्या वहीं पर खड़ी एक लड़की को अपना फोन देकर डांस करने चली जाती है। वो लड़की वीडियो बनाने लगी। अब आदि, नव और आरू के साथ साथ अबीर, राम, करण, नव्या, धैर्य और राकेश जी, देवेंद्र जी, रावेंद्र जी सभी डांस कर रहे थे। आरू ने सभी बड़ी बड़ी लेडीज को भी साथ में ले लिया। थोड़ी बहुत देर तक डांस चला, फिर सारिका जी और आरू ने नव की आरती उतारी और प्रॉपर बारात का स्वागत हुआ जैसे होता है। राकेश जी ने सभी बारातियों को माला पहनाए और बारात अंदर आई। अबीर, धैर्य, राम, आरू, नव्या, करण इन सब की अलग ही टोली बनी हुई थी, सब मौज मस्ती काट रहे थे और आदि तो बस लगातार आरू को घूरे जा रहा था। थोड़ी देर बाद नव्या और आरू रूही के पास चली गई। रिया भी आ गई थी और वो पहले से ही रूही के पास गई हुई थी। इधर जैसे ही आरू रूही के कमरे में पहुंची, उसने राम को मैसेज कर दिया। राम ने अबीर को देखा, फिर धीरे से बोला, लग जा काम पे। इधर जैसे ही आरू रूही के कमरे में पहुंची, उसने राम को मैसेज कर दिया।
राम ने अबीर को देखा, फिर धीरे से बोला, लग जा काम पे। अबीर उठा और जाते हुए बोला, मैं बस अभी आया। राम भी कॉल का बहाना कर निकल लिया। तभी आदि ने अपने मन ही मन सोचा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पहले भी ये सब हो चुका हो। अब क्या कांड करने का प्लान कर रहे हैं ये लोग। इधर राम और अबीर बाहर आ गए। बाहर आकर राम अबीर से बोला, वो कार की डिग्गी में रखा हुआ है सामान, जा लेकर आ जल्दी से, तब तक मैं बाकी के सामान देख लेता हूँ। अबीर चला गया और राम भी अपनी खुराफाती को अंजाम देने के जुगाड़ में लग गया। इधर करण, धैर्य और आदि बैठ के बातें कर रहे थे। तभी आदि को आरू दिखी, जो रूही के लिए पानी लेने आई थी। उसने जैसे ही आरू को देखा, वो धैर्य और करण से एक्सक्यूज मी बोलकर आरू की तरफ चला गया। आदि आरू तक पहुंचने ही वाला था। आदि आरू से करीबन 10 कदम की दूरी पर ही होगा। तब तक राम और अबीर दोनों ही बीच में आ गए और मुस्कुराने लगे। आदि उन दोनों को देखा, फिर बोले, क्या हुआ। तभी अबीर बोला, कुछ नहीं यार, मैं तो बस सोच रहा था कि जब से आया हूँ तेरे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, इसलिए अब मैंने सोच रखा है कि शादी में पूरे टाइम तू बस मेरे ही साथ रहेगा। राम भी अबीर के साथ ही बोला, और मुझसे भी तो ज्यादा बात नहीं होती तुम्हारी, चलो आज मैं भी बातें कर लूंगा थोड़ी। तभी आदि दोनों को घूरते हुए बोला, सच में क्या मेरे पास तुम लोगों के लिए टाइम नहीं है, या तुम लोगों को अपनी खुराफाती से फुर्सत नहीं है। आदि के इतना बोलते ही राम अबीर ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ बोले, हम कोई खुराफात नहीं करते। चुप रहो तुम दोनों, खुजली की गोलियां, मुझे सब पता है, समझे, हटो अब मुझे जाने दो। आदि ने इतना बोलते हुए राम और अबीर को साइड किया और उस तरफ देखा जहां पर आरू गई थी, तो पाया कि आरू वहां से नदारद थी। आदि ने अपना सर झटका, फिर इधर उधर आरू को देखने लगा, पर आरू तो पानी लेके वापस जा चुकी थी। आदि वहां से चला गया, पर राम और अबीर उसके पीछे पीछे ही थे। थोड़ी देर बाद जयमाला का समय हो गया था। नव स्टेज पर खड़ा अपनी रूही का इंतजार कर रहा था। तभी सभी लाइट्स ऑफ कर दी। एंट्रेंस पर स्पॉटलाइट पड़ी। फूलों की चादर के नीचे रूही अपना सर पे पड़ा हुआ दुपट्टा पकड़े चलती हुई आ रही थी। उसको एक तरफ से रिया ने पकड़ा था और एक तरफ से नव्या ने, और बाकी सभी औरतें भी चादर के बाहर पीछे चलती हुई आ रही थी। आरू स्टेज पर थी अपने दादा के पास। चादर के चारों कोनों को भाई लोग ही पकड़ते हैं, ऐसी मान्यता है, इसलिए चादर को एक साइड से आदि ने पकड़ा था, एक साइड से अबीर ने, एक साइड से धैर्य ने और एक साइड से करण ने। करण भले ही कुछ टाइम पहले मिला हो रूही से, पर उसने उसको बहन ही माना था। इसलिए जब चादर उठाने का वक्त आया तो करण ने बोला, रूहिका मेरी भी बहन है, क्या मैं भी ये कर सकता हूँ। इतना बोलते वक्त उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, तो रूही करण के गले लगते हुए बोली, आप बिल्कुल करोगे भाई। वहां पर खड़े सभी लोग मुस्कुरा दिए। रूही को जब नव ने देखा तो बस मुंह फाड़े देखता ही रह गया। अब उस ग्रीन और रेड लहंगे में रूही लग ही इतनी प्यारी रही थी। बैकग्राउंड में बजता हल्का सा म्यूजिक माहौल को और भी खुशनुमा बना रहा था। सभी लोगों की नजरें बस रूही पर थम सी गई थी। तभी आरू नव के कंधे से अपना कंधा मारते हुए बोली, दादा माना कि रूही सॉरी सॉरी, आई मीन भाभी बहुत खूबसूरत लग रही है, पर कम से कम मुंह तो बंद कर लो। नव ने घूर कर आरू को देखा तो आरू ने अपने दांत दिखा दिए। नव कुछ कहता उससे पहले ही आरू नीचे उतर गई और उसने रूही को पकड़ लिया। आरू रूही को नीचे स्टेज के पास तक लाई, फिर नव ने अपना हाथ बढ़ा दिया। रूही की पलकें झुकी हुई थी। उसने अपना हाथ नव के हाथों में दिया, फिर वो नव का हाथ पकड़े ऊपर आ गई। आरू भी वरमाला की थाली लिए ऊपर आ गई। उसने पहले रूही को माला दी, फिर नव को नीचे उतर आई। इधर राम अबीर आदि को अकेले छोड़ ही नहीं रहे थे, जिस वजह से आदि काफी हद तक इरिटेट हो चुका था। रूही ने नव को जैसे ही माला पहनानी चाही, राम ने नव को पीछे कर लिया। रूही ने हैरानी से नव को देखा तो वो मुस्कुरा दिया। रूही ने देखा नव मुस्कुरा रहा है तो उसने तब तक झट से माला डाल दी। पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। वही अब नव ने जैसे ही माला पहनानी चाही, तब तक धैर्य और करण ने मिलकर रूही को उठा लिया। नव बार बार कोशिश कर रहा था, पर धैर्य और करण उसे माला डालने ही नहीं दे रहे थे। आखिर में नव ने एक उछाल लगाई बंदर जैसी और माला डाल दी। सब इस सीन को एंजॉय कर रहे थे। वरमाला के बाद नव और रूही वही सोफे पर बैठ गई, क्योंकि अभी शादी के मुहूर्त में समय था, तो सभी लोग गिफ्ट्स देने लगे वहीं पर आके। इधर आरू ने तब तक अबीर से अपना सामान ले लिया और अपना काम भी कर दिया। इंतजार था तो बस एक्शन का। उसने एक पटाखों के साउंड की वीडियो अपने फोन में डाउनलोड की। फिर आरू ने पटाखों की एक लड़ी बिछा दी 4 लड़कों की कुर्सियों के पीछे। फिर उसने एक पटाखों के साउंड की वीडियो अपने फोन में डाउनलोड की। डॉट डॉट अबीर ने जब ये करते देखा तो बोला, आरू ये डेंजरस है, इन लोगों को लग सकती है। तो आरू बोली,
अबे लल्ला हो तुम, बिल्कुल ये सब खराब है, ये कोई नुकसान नहीं करेंगे, मैंने जानबूझ के खराब लिए थे और ये फोन में वीडियो इसीलिए डाउनलोड की है ताकि साउंड इफेक्ट अच्छा आए। अब तुम जल्दी से एक टेप रिकॉर्डर निकालो उस पॉली में से और उसमें ये साउंड रिकॉर्ड करके लाओ, तब तक मैं बाकी का काम देखती हूँ। आरू ने पहले एक वेटर को बुलाया, फिर उसने जल्दी से ड्रिंक्स रेडी करी। उसने उन ड्रिंक्स में आंवला जूस, डॉट करेला जूस, एलोवेरा जूस, गिलोय जूस और नीम का जूस मिक्स, फिर उसने उन ड्रिंक्स में ठंडा पानी डाला और रेड फूड कलर डाल दिया जिससे उनका कलर बड़ा ही प्यारा लग रहा था। उसने वेटर से बोला, ये ड्रिंक्स आप वहां पर जो 4 लोग बैठे हैं उनको दे दो, एंड हाँ, ये इन ड्रिंक्स में से एक ड्रिंक वो वहां पर जो पूरे ब्लैक कलर के लुक में दिख रहे हैं उनको दे देना। तभी अबीर आया, उसने वेटर को रुपये देते हुए कहा, ये रही आपकी फीस, ठीक से करना सब काम। उस वेटर ने हाँ में अपना सर हिला दिया। फिर उसने वो ड्रिंक्स सबको दे दी। सबने ड्रिंक्स हाथ में लेकर एक सिप ही ली थी। वो सभी बुरी तरह से खांसने लगे और आदि ने जैसे ही सिप लिया वो मन ही मन बोला, साहिबा। तब तक आरू ने उन खराब पटाखों में आग लगा दी और वो टेप रिकॉर्डर जिसमें साउंड थी अबीर ने वो प्ले कर दी। अभी तक सब ड्रिंक से नहीं उभरे थे, तब तक ये हो गया, वो चारों एकदम से हड़बड़ा कर उठे और चारों ही गिर पड़े क्योंकि उनके जूतों के फीते बंधे हुए थे। उन सबको समझ ही नहीं आया उनके साथ क्या हुआ। इधर आरू अबीर कांड करके सटक लिए और एक कोने में जाकर हंसने लगे। तभी अबीर हंसते हुए बोला, यार सीरियसली आरू, मैंने कभी इतना एंजॉय नहीं किया, कभी ऐसे काम करने का सोचा भी नहीं जो मैं कर रहा हूँ। इतना बोल के अबीर फिर से हंसने लगा। तो आरू बोली, वैसे तुम्हारी फैमिली नहीं है तो तुम अमेरिका में कैसे पहुंच गए? अबीर की हंसी एक पल को रुक गई, फिर वो मुस्कुराकर बोला, मेरी भी फैमिली है क्योंकि मैं अडॉप्टेड हूँ। मोम डैड ने मुझे हरियाणा के एक आश्रम से अडॉप्ट किया था, फिर अपने काम की वजह से वो अमेरिका शिफ्ट हो गए। आरू कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। तो अबीर बोला, और अच्छा ही हुआ जो उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, वरना आदि को मेरे जैसा हैंडसम सा दोस्त कैसे मिलता। तुम और हैंडसम क्या जोक मारा है यार? आरू हंस के बोली। तो अबीर बोला, मैं सच्ची में बहुत हैंडसम हूँ, कॉलेज में लड़कियां मरती है मुझ पर। और अबीर अभी बोल ही रहा था तब तक आरू बोली, व्हाट? तुम और हैंडसम? अरे हमारे अपना बसेरा के सामने रहने वाला गांजा टकला अधनंगा बिला ज्यादा हैंडसम लगता है तुमसे, समझे तुम? और वैसे यार तुम इतने बुरे दिखते हो, लड़कियां डायरेक्ट बेहोश ही हो जाती है। अबीर कुछ बोलता ही तब तक आदि की सख्त सी आवाज आई, वो कैसा दिखता है और कैसा नहीं तुम उसकी फिक्र छोड़ दो, और अबीर तुझे राम ढूंढ रहा है। आरू अबीर को देख रही थी और आंखों ही आंखों में जाने को मना भी कर रही थी। अबीर भी अच्छे से उसकी बात समझ रहा था। तभी अबीर बोला, राम से मैं बाद में मिल लूंगा, तू अभी जा, मुझे जरा काम है आरू से। फिर आरू का हाथ पकड़ के ले जाते हुए बोला, चलो चलते हैं आरू। तभी आदि ने अबीर का हाथ पकड़ के आरू का हाथ छुड़वाते हुए बोला, या तो तू अभी जाएगा या फिर मुझसे कभी जिंदगी में बात नहीं करेगा, चॉइस इज योर्स। आदि इस वक्त काफी सीरियस लग रहा था, इसलिए आरू ने खुद ही अबीर से आंखों में ही जाने का इशारा कर दिया। अबीर समझ गया वो जा ही रहा था। तब तक आदि की आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि बताने की जरूरत है, पर फिर भी राम को भी बता देना कि साहिबा इस टाइम मेरे साथ है, इसलिए वो उसे न ढूंढे। इतना बोल के आदि आरू का हाथ पकड़ के अपने साथ अंदर की तरफ ले गया। तभी आरू मन ही मन बोली, आज तो ये ज्वालामुखी भयंकर तरह से भड़का हुआ लग रहा है। एल टू बी कंटिन्यू।